हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशराज एकेडमी। आई एम वैभव सिंघानिया और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, लेक्चर 3 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी ली, इंट्रोडक्शन लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बेसिक डेफिनेशन जो हम लोगों ने सीखी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट की, ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड देखी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की या फिर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उस पॉइंट पे मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूंगा और उस पे फोर्स देख लूंगा कि उस पे फोर्स कितना होता है। ठीक है, जैसे ही उस पे फोर्स मुझे पता चल जाएगा उसी चीज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूंगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने सीखी। अब आज हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी की पे बात करेंगे कि कंटिन्यूअस डेंसिटी होगी चार्ज की किसी भी शेप में। ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाए। जैसे यहाँ पे आप लोगों को 3 एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन, ठीक है, ये भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, इस रिंग के अलोंग अगर चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा या फिर डिस्क में चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे अलग अलग पोजीशन पे, इस बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, लेक्चर को चालू करने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, वो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है? वो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है, जो भी चार्ज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, किसी भी सिस्टम की अगर मैं चार्ज की बात करूं तो वो 2 फॉर्म में हो सकता है। या तो वो डिस्क्रीट फॉर्म पे होंगे बहुत सारे चार्जेस, या फिर कंटिन्यूअस चार्ज के फॉर्म में होंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या फिर डिस्क्रीट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। देखिए, जब डिस्क्रीट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, मान लो इस टाइप के कुछ पार्टिकल्स हैं सिस्टम्स में और हमें पूछ दिया कि बताइए कि इस लोकेशन पे, ठीक है, इस लोकेशन पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के रूप में बोलूं आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूं आप लोगों के। ठीक है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके पास ये सारे चार्जेस के पोजीशन वेक्टर हैं, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर, और यहाँ पे पूछ दिया कि बताइए इस R वेक्टर पे, ठीक है, इस R वेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस R वेक्टर पे। ठीक है, ये R वेक्टर पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मेरे को तो बस एक ही चीज पता है, मैं यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रख दूंगा और इस पे फोर्स निकाल लूंगा। तो फोर्स की डेफिनेशन जो हम लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ी थी, ठीक है, सारे पार्टिकल्स के कारण यहाँ पे फोर्स में देख लूंगा और उनको वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा क्या। ठीक है, यहाँ पे इस पार्टिकल के कारण फोर्स देख लिया, इस पार्टिकल के कारण यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे जो है सेम काइंड ऑफ चार्ज है। ठीक है, क्योंकि बार बार अलग काइंड ऑफ चार्ज लेने से कुछ नहीं होता, बस अट्रैक्शन फोर्स हो जाता है इंस्टेड ऑफ रिपल्सन। तो मैं यहाँ पे इसके कारण फोर्स देख लूंगा इस तरह से, और सिमिलरली Q1 के कारण भी फोर्स देख सकता हूँ यहाँ। ठीक है, ये Q1 के कारण हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग चार्जेस के कारण यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे मैं फोर्स देख लूंगा और उन सब को वेक्टोरियली ऐड करके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा इस पॉइंट पे R पोजीशन वेक्टर पे, जिसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड R नेट बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर फोर्स की मैं बात करता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को तो मैं हमेशा फोर्स से ही बोलता हूँ। फोर्स on +1 coulomb charge particle due to 1 plus force on 1 coulomb charge particle due to 2 plus force on +1 coulomb charge particle due to 3 plus force on, ठीक है, +1 कूलम चार्ज पार्टिकल ड्यू टू 4। ऐसे करके जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं उनको मैं वेक्टोरियली ऐड कर दूंगा। ठीक है, 2 वेक्टर्स का एडिशन हम लोगों ने 11th क्लास के वेक्टर्स टॉपिक में सीखा हुआ है। अगर आपको डाउट हो तो मेरे वेक्टर्स वाले लेक्चर आराम से खोलिए, वहां पे पढ़िए, बहुत मजा आएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि 2 वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं।
ठीक है क्या? तो इस तरह से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। एक बार मुझे किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है तो उस पॉइंट पे अगर मान लो कोई एक्सटर्नल चार्ज Q प्लेस होता है और मैं बोलता हूँ कि उस पे बताइए कितना फोर्स लगेगा, तो ये बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल Q इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय Q। ठीक है, ये बात तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में ही पढ़ी है। फोर्स इज इक्वल्स टू Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 कूलम चार्ज होता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज, और Q वहां पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स ऑन Q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में आ जाएगा। इसको प्लस और माइनस विद साइन पुट करेंगे आप, ठीक है, राइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस 1 कूलम चार्ज के लिए होती है। अगर ये Q पॉजिटिव होगा तो इसकी डायरेक्शन वही रहेगी क्योंकि ये प्लस 1 कूलम के लिए डिफाइंड है, पर अगर Q नेगेटिव होगा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ये माइनस साइन इसके डायरेक्शन के साथ ऐड होके रिवर्स हो जाएगी, एक अट्रैक्शन फोर्स बन के आएगा, राइट। तो ये डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए होती है। कंटिन्यूअस पार्टिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कैसे करते हैं इस बात को समझते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए तो हम लोगों ने सिर्फ समेशन कर दिया फोर्सेस का 1 कूलम चार्ज वहां पे प्लेस करके। सपोज कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस टाइप का एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कंटिन्यूअस, और यहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेट्स एक्सिस दे रखी है। सपोज करता हूँ मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस आप लोगों के लिए बना देता हूँ। इस तरह से यहाँ भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखी है और बोलता है कि इस केस में भी बताइए कि इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे आपका जो r यूनिट वेक्टर है, जो ओरिजिन से इस लाइन को जान करता हुआ जो r पोजीशन वेक्टर बनेगा, नॉट यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जो बनेगा, उस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इस r पोजीशन वेक्टर पे बताइए। तो आप कुछ नहीं करेंगे इस केस में। देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, सेम चीज अपनाना है जो यहाँ पे अपनाए थे, ठीक है। सिंस ये कंटिन्यूअस है तो आप किसी लेंथ पे एक dq चार्ज ले लेंगे, ठीक है। इस स्मॉल लेंथ पे अगर मैं ये dl लेंथ बोलता हूँ और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो लैम्डा dl आपके पास एक dq चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो उसको मैं लैम्डा dl से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस dq चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस dq चार्ज के कारण आ जाएगी इस डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोगों को पता है, आप यहाँ पे प्लस 1 कूलम का चार्ज रखिए और इस dq चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ऐसे सारे dq चार्ज को आपको समेशन कर देना। अब जब बहुत सारे समेशन आते हैं तो आप लोगों को पता है आपको इंटीग्रेशन साइन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोजिशन r इज डिफाइंड एज dE वेक्टर बिकॉज ऑफ सम dq चार्ज का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ऐसे सारे dq चार्ज का आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे यहाँ कोई dq चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी क्या, ठीक है। ऐसे करके सारे dq चार्ज का आप यहाँ से इंटीग्रेशन करते जाइए और आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकल के आ जाएगी, ठीक है। इनको वेक्टोरियली इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, d इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस dq चार्ज, इनको वेक्टोरियली इंटीग्रेट करना है मुझे, ठीक है। तो ये कैसे करते हैं, इस चीज को हम लोग को समझने के लिए हम लोग अपना पहला एग्जांपल लेते हैं, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। इस चीज को हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ लाइन ऑफ चार्ज में हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पोजीशन पे बात कर सकता है, राइट। इस पोजीशन पे बात कर सकता है, इस पोजीशन पे बात कर सकता है, तो हम इसके यहाँ से डिस्टेंस के टर्म्स में ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और कौन कौन से वेरिएबल होंगे वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस पॉइंट पे सम Ex और Ey के अलोंग ले लेता हूं, ठीक है। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, इन दो चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। और फिर जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं एक्सटेंड करूंगा। अगर यही चार्ज लाइन जो अगर ये एक फाइनाइट लेंथ की लाइन है, यही चार्ज लाइन अगर इनफाइनाइट लेंथ की हो जाए, ठीक है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे लिखेंगे उस बारे में बात करेंगे, राइट। तो हम लोगों ने देखा कि डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम पे और कंटिन्यूअस पार्टिकल सिस्टम पे, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी पे हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, राइट। एक जगह पे हम लोग ऐड करेंगे, एक जगह पे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक लाइन है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस बॉडी है, आप लोगों को पता है कंटिन्यूअस चार्ज है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूअस वाला केस है और यहाँ पे हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक dq चार्ज के कारण निकाल देनी है और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है, राइट। तो एक dq चार्ज के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड d निकाल दूंगा, ठीक है,
जिसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीक्यू चार्ज, राइट। उस डीक्यू चार्ज के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा और उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। तो अब डीक्यू चार्ज निकालने के लिए मुझे यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको इसकी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कर रहे हैं, इस यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है और वो लैम्डा है, ठीक है। इस लाइन की यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, मतलब चार्ज डेंसिटी मतलब लीनियर डेंसिटी है ये, टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ दिस लाइन, ठीक है। टोटल चार्ज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ दिस लाइन। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हम एक डी डिस्टेंस पे, ठीक है, डी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस लाइन ऑफ चार्ज से, उस पे एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। बस इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसका फंक्शन होगी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, किस किस फंक्शन में हमने निकालनी है। इट विल बी अ फंक्शन ऑफ डी, और किस किस का फंक्शन होगी, देखिए ये तो डी डिस्टेंस का होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ पे खत्म हो रही है, राइट, वो भी तो आप लोगों को पता करना पड़ेगा कि इस पॉइंट के कितना ऊपर है। तो यहाँ पे उसको वेरिएबल मानने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, दैट इज थीटा, ठीक है। एक थीटा वन का फंक्शन होगी, थीटा वन क्या बता रहा है कि इसके ऊपर कहाँ पे वो चार्ज डेंसिटी एंड हो रही है, और एक थीटा टू फंक्शन में ले लूंगा जो बताएगा इसके नीचे वो चार्ज डेंसिटी कहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। बस ये दो वेरिएबल और लेंगे, ठीक है, इन दो वेरिएबल्स के टर्म्स में, ठीक है, थीटा वन और थीटा टू के टर्म्स में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड तीन चीजों पे डिपेंड करेगी कि कितना दूरी है उस लाइन ऑफ चार्ज से, और थीटा वन और थीटा टू, ठीक है, ऊपर में एंगल कितना बन रहा है और नीचे में एंगल कितना बन रहा है, राइट। तो ये था पूरा क्वेश्चन में जो हमें गिवन है कि अब हमें क्या करना है। अब देखिए मुझे एक डीक्यू चार्ज चाहिए, मुझे इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एक डीक्यू चार्ज मानूंगा, ठीक है, और उसके कारण इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देख लूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैं उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फिर उसको इंटीग्रेट करके निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिस मान लेता हूँ, यहां से मैं चीजें कैलकुलेट करूंगा। सपोज यहां से एल लेंथ पे मैंने एक डीएल डिस्टेंस मान ली, ठीक है। तो इसका जो डीक्यू चार्ज है वो निकल के आ जाएगा मेरे पास, डीक्यू विल बी लैम्डा डीएल हो जाएगा क्या, डीक्यू किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा डीएल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस डीक्यू चार्ज के कारण मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, ठीक है क्या। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगी जो यहाँ पे आप लोगों को गिवन है, मैं बना देता हूं एक बार और आप लोगों के लिए, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो बस इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डीक्यू चार्ज के कारण सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आप लोगों को इंटीग्रेट करनी है, ठीक है। अब इसका देखिए यहां से मैं एक EX कंपोनेंट ले लेता हूं और इसका Y कंपोनेंट EY ले लेता हूं। इस तरह से जो भी डीक्यू चार्ज के कारण आएगी, सपोज इस चार्ज के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो डीक्यू चार्ज होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, उसका भी आप X कंपोनेंट लेंगे और एक Y कंपोनेंट लेंगे। तो सारे X कंपोनेंट को आप एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे और सारे Y कंपोनेंट को एक साथ इंटीग्रेट कर देंगे, और इस पॉइंट पे आपको टोटल EX और EY मिल जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की पूरी भूमिका आप लोगों को समझ में आ गई। करना क्या है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है इंटीग्रेशन करके निकलती है। तो मैं अलोंग द लाइन ऑफ चार्ज एक डीक्यू चार्ज मान लूंगा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूंगा, उसका मैं EX और EY में ब्रेकेज कर लूंगा, और EX का अलग इंटीग्रेशन करूंगा, EY के लिए अलग इंटीग्रेशन करूंगा, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड किन तीन चीज पे डिपेंड होगी, डी पे, थीटा वन पे और थीटा टू पे। थीटा वन थीटा टू मैंने क्यों बोला, क्योंकि चार्ज की एंडिंग पता होनी चाहिए ऊपर और नीचे कहाँ कहाँ पे। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मैंने डीक्यू चार्ज माना है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने ये डीक्यू चार्ज माना है, इस लैम्डा डीएल को का मैं क्या वेरिएबल लेके चलूंगा। ये देखिए मैं ये थीटा वेरिएबल ले लेता हूँ। थीटा वेरिएबल मैंने क्यों लिया, आप देखिए
ये जैसे ही यहाँ से थीटा 2 से वेरी कर रहा है और थीटा 1 तक जा रहा है, और मुझे जो फाइनल रिजल्ट है अपना थीटा 1 और थीटा 2 में लिखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने थीटा वेरिएबल लिया है, और ताकि मैं थीटा को थीटा 2 से थीटा 1 तक इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट लिख सकूं, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे ये वैल्यू थीटा हो गई, तो ये वैल्यू भी थीटा हो जाएगी क्या, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वर्टिकल लाइन है और ये भी वर्टिकल लाइन है, ठीक है, और ये कॉमन लाइन है, तो इनके बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल। तो EX की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको E बोलूं तो EX इज E sin थीटा एंड EY इज E cos थीटा। तो बस इस E sin थीटा को आपको इंटीग्रेट करना है। इनफैक्ट E की जगह मैं इसको D बोल देता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ DQ चार्ज, ठीक है। तो अब आप D की वैल्यू निकाल लीजिए। D आप कितना लिखेंगे, आपको पता है इट इज KQ बाय आर स्क्वायर, और Q की वैल्यू लैम्डा DL लिख दूं क्या मैं, ठीक है, क्योंकि DQ है वो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कौन सा डिस्टेंस है, आर स्क्वायर ये वाला डिस्टेंस है, देखिए ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में आप देखिए एक लेंथ आपके पास D है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये लेंथ है आपके पास, और इसको आपने थीटा बोल दिया है। आपको सिर्फ ये लेंथ निकालनी है। इस लेंथ को मैं D बाय साइन थीटा बोल सकता हूं, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। साइन थीटा इज इक्वल टू D बाय हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज D बाय साइन थीटा। तो मैं इसको D डिवाइडेड बाय साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैंने KQ बाय आर स्क्वायर लिख दिया है, और इसका जब मैं साइन थीटा लूंगा तो मेरे पास x कॉम्पोनेंट आ जाएगा, तो DX को मैं साइन थीटा लिख देता हूं, ठीक है क्या। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे फाइनल टर्म, इट इज K लैम्डा बाय D स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय DL, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, मैं इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा डिफरेंशियल एलिमेंट है वो लेंथ का है, और वेरिएबल जो है वो एंगल है। तो मुझे इस लेंथ को एंगल के डिफरेंशियल एलिमेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो अलोंग लाइन ऑफ चार्ज है क्या, तो मैं अलोंग लाइन ऑफ चार्ज लेंथ और थीटा का एक इक्वेशन लिख देता हूं, फिर इसको मैं डिफरेंशिएट करके जो डिफरेंशियल एलिमेंट अलोंग द लेंथ है उसको मैं डिफरेंशियल एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं, ठीक है। तो आप देखिए इस ट्रायंगल में, सेम ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में ये लेंथ को मैं अगर x बोल दूं, ठीक है, तो अलोंग द लेंथ मेरे पास डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ आ जाएगा क्या, x इज इक्वल्स टू d cot थीटा लिख सकता हूं मैं, अरे लिख सकता हूं, बहुत आसानी से लिख सकता हूं। tan थीटा इज इक्वल्स टू d बाय x, तो x इज इक्वल्स टू d cot थीटा लिख दिया मैंने। ये x कुछ नहीं है, ये वाला लेंथ है x, ठीक है, ये लेंथ है x, यहां से यहां तक ये x है, तो x को मैंने d cot थीटा लिख दिया। इसको मैं जब थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, सो dx बाय d थीटा मेरे पास आ जाएगा d माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो dx को मैं लिख सकता हूं माइनस d कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये मैंने लिख दिया dx को, ठीक है। तो अलोंग द लाइन ऑफ चार्ज डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ आ गया है, ठीक है, और वो भी विद रिस्पेक्ट टू d थीटा आया, और यही मुझे चाहिए था। तो अब ये dx को मैं इस dl की जगह पे रिप्लेस कर देता हूं, इस dl की जगह पे, इस dl की जगह पे कर सकता हूं क्या, दिमाग लगाइए, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, सोचिए, वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से सोचिए कि मैं ये कर क्यों नहीं सकता। देखिए ये dx जो है वो डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x है, x क्या है, अलोंग द लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने dl लिया है वो आपका लेंथ लिया है, मैग्नीट्यूड, एक डिस्टेंस dl, ठीक है, तभी तो मैंने लैम्डा dl इज इक्वल्स टू dq लिख रहा हूँ। ये dl की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने लैम्डा dl लिया है, ठीक है। लेंथ नेगेटिव में थोड़ी होता है, लेंथ तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, जीरो से बढ़ता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, पर ये dx नेगेटिव हो सकता है, तो मुझे इस dx का मैग्नीट्यूड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। ये साइन के साथ है, देखिए साइन के साथ क्यों है, जब हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है, अलग अलग लाइन जब लेंगे, अलग अलग dq चार्ज लेंगे, और उसका जो एंगल बनेगा इस एक्सिस के साथ वो एंगल इंक्रीजिंग है क्या, यहाँ पे θ2 था, यहाँ पे π/2 हुआ, और यहाँ पे मैं उसका सेम ट्रेंड में अगर एंगल की बात करूं तो π - θ1 होगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए, मैं इसकी जो लिमिट है
वो थीटा 2 से पाई माइनस थीटा 1 तक रखूंगा, थीटा 1 तक नहीं रखूंगा। पाई माइनस थीटा 1 तक क्यों रखूंगा? क्योंकि मैं एंगल का जो ट्रेंड ले रहा हूं वो यहां से ले रहा हूं, ठीक है। ये थीटा 2 से यही थीटा लिया है मैंने, अब यहां से ये पाई बाय 2 होगा और यहां से ये पाई माइनस थीटा 1 होगा। इट इज मेजरिंग फ्रॉम दिस वर्टिकल एक्सिस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सेम सेंस में ही मैं थीटा को लूंगा, मैं अपोजिट सेंस में थीटा को नहीं ले सकता। यहाँ पे अगर मैं ये थीटा 1 लूंगा तो ये अपोजिट सेंस हो जाएगा, मेजरिंग फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका एक अपना अलग सिग्निफिकेंस है, और वो सिग्निफिकेंस जब हम लोग EY कैलकुलेट करेंगे ना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। अभी तो आप ये समझिए कि एंगल को हम लोग सेम सेंस में लेंगे, ठीक है। कहां से कहां तक मैं लिमिट लूंगा? थीटा 2 से पाई माइनस थीटा 1 तक जब इंटीग्रेट करूंगा तो, ठीक है क्या। अब आप यहां से देखिए, ये जो डी थीटा है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ये एक्यूट, ये राइट एंगल और फिर ऑब्ट्यूज इंक्रीज हो रहा है क्या? मतलब डी थीटा आपके पास पॉजिटिव है। डी तो लेंथ थी ऑलवेज पॉजिटिव, कोसेक स्क्वायर थीटा भी आपके पास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो dx क्या है? dx ये माइनस साइन के साथ मिलके नेगेटिव हो जाएगा हमेशा, और dx को नेगेटिव होना भी चाहिए। देखिए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि x मैंने ये लेंथ ली है क्या? ये वाली लेंथ, ठीक है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ये x कम हो रहा है क्या? इसीलिए वहां पे dx नेगेटिव है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है मतलब डी थीटा पॉजिटिव, बिकॉज डी थीटा इज थीटा 2 माइनस थीटा 1। इफ थीटा इज इंक्रीजिंग, थीटा 2 इज इंक्रीजिंग, therefore theta 2 minus theta 1 is positive, right? So d theta is positive means dx is negative, dx negative का मतलब x is decreasing, x final minus x initial is negative, that means x is decreasing। तो यहाँ पे ये ट्रेंड भी बता रहा है x का थीटा के साथ, इसीलिए हमें इसका मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। आप लोगों ने dx जो निकाला है वो डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ x है, विच इज अलोंग द लाइन ऑफ दिस चार्ज, पर यहाँ पे तो आपको वो मैग्नीट्यूड सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि मैंने लैम्डा dl लिया है, dl इज द मैग्नीट्यूड, लेंथ लिया है मैंने। तो बस यहाँ पे मैं इसको dl को मैं लिख देता हूं, इट इज माइनस dx विच इज d कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये मैं यहाँ पे dl को डाल देता हूं, k लैम्डा बाय d स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, और dl को मैंने डाल दिया d कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा, राइट। कोसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा, ठीक है। अब आप देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बच जाएगा। ये डी स्क्वायर से मैं डी को कैंसिल आउट कर देता हूँ और इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ EX निकालने के लिए। कहां से कहां तक? थीटा 2 से पाई माइनस थीटा 1 तक। मैंने अभी आपको लिमिट बताई, पाई माइनस थीटा 1 मैं क्यों रखूंगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास, EX इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाय डी बाहर आ जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन में थीटा 2 से पाई माइनस थीटा 1 तक साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये इंटीग्रल बच्चा भी कर लेगा, k लैम्डा बाय डी माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 से पाई माइनस थीटा 1, ठीक है। माइनस साइन बाहर ले जाइए, कॉस पाई माइनस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। कॉस पाई माइनस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी EX इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाय डी, माइनस साइन मैंने बाहर लिख लिया, कॉस पाई माइनस थीटा 1 को माइनस कॉस थीटा 1 लिख देता हूं मैं, और माइनस में कॉस थीटा 2, ठीक है। सिंपल है, करके देखिएगा खुद से कॉपी में, तुरंत आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है सिर्फ साइन थीटा का, k लैम्डा बाय डी इट इज कॉस थीटा 1, ठीक है, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2, ठीक है। तो फाइनल इंटीग्रेशन है। अगर मेरे फोटो के नीचे ये दब भी रहा है तो ये इंटीग्रेशन आप लोगों को खुद करना है, मैंने सारी लिमिट्स बता दी है, साइन थीटा का इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे तभी प्रैक्टिस होगी। तो EX की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप लोगों को याद रखना। EX इज इक्वल्स टू k लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद रखना, ठीक है। इस फॉर्मूले में जो गलती होती है लोगों की वो बस यहीं पे हो जाती है। देखिए मैंने जो cos थीटा 2 और cos थीटा 1 जो लिखा है वो कौन सा थीटा 2 थीटा 1 लिखा है? ये थीटा 2 और ये मैंने थीटा 1 लिखा है, राइट। कभी कभी एग्जाम में ये एंगल भी गिवन होता है, ये थीटा 2 नहीं गिवन होगा,
आपको गिवन होगा ये वाला एंगल अल्फा, और ये वाला एंगल गिवन होगा आपके पास बीटा। ठीक है, और हम लोगों ने तो जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो ये वाले एंगल मान के किया है क्या? ठीक है, तो ये θ1 की जगह आप पाई माइनस बीटा रखेंगे और θ2 की जगह आप पाई माइनस अल्फा रखेंगे। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलतियां करती है जो मैंने आपको गलतियां बता दी, जो आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। तो हम लोगों ने EX निकाल लिया, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अगर आप लोगों को डेरिवेशन से थोड़ा डर लग रहा है तो आप लोगों को तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि EX जो रहेगी वो क्या रहेगी, k लैम्डा बाई डी कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। ठीक है, x डायरेक्शन हम लोगों ने कौन बोला, कौन सी डायरेक्शन बोली, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ चार्ज की डायरेक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ चार्ज की जो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है उसको हमने EX बोला है, ये बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब मुझे EY निकालना है और इस एंगल के सेंस की मीनिंग अब आप लोगों को समझ में आएगी कि क्या है इसके सेंस की मीनिंग। अब आप लोग देखिए, वो वाला डायग्राम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये एक नया डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चीजें EY के डायरेक्शन में कैसे निकालना है वो क्लियर हो। ठीक है, तो ये मैंने एक L लेंथ पे, ठीक है, एक DL एलिमेंट लिया था, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ L, यहाँ पे एक DL एलिमेंट लिया था और उसी पे मैंने DQ चार्ज बोला था। ठीक है, लैम्डा DL। अब आप देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, हमने x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, अब हमें y डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये एंगल थीटा बोला था मैंने और ये एंगल थीटा बोला था, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने d साइन थीटा बोली थी। ठीक है, अब आप देखिए जैसे जैसे मैं यहां से ऊपर मूव करूंगा, जैसे जैसे थीटा ऊपर मूव करेगा और थीटा यहां पे आएगा, जब यहां पे आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपका इस डायरेक्शन में होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सपोज किसी इस पॉइंट पे आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी आपके पास इस DQ चार्ज पार्टिकल के लिए, और ऊपर जितने भी चार्ज पार्टिकल की बात करूंगा इस लाइन से ऊपर, उसकी सारे की डायरेक्शन इधर आएगी। राइट, तो जब हम लोग dy को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो नीचे वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आएंगे y डायरेक्शन में वो सारे ऐड होंगे, क्योंकि सारे अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, और इस लाइन के ऊपर जो DQ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आएंगे y डायरेक्शन में सारे नीचे आएंगे। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। राइट, तो आप देखिए ये जो नीचे वाले पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अपवर्ड्स होगी। ठीक है, y डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, और इसके ऊपर वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डाउनवर्ड्स होगी। क्या समझ में आ रही बात आप लोगों को? क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी इस डायरेक्शन में, ऐसे इसकी इधर नीचे, इसकी इधर नीचे, इस टाइप से बनेंगी बहुत सारे एरोस, और उन सब का y कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पे जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा ऐसा फैक्टर है, ठीक है, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो ध्यान रखेगा कि ऊपर वाले पार्ट को नेगेटिव में लेना है और नीचे वाले पार्ट को पॉजिटिव में लेना है। नीचे वाले सारे पार्ट ऐड होंगे, ऊपर वाले सारे पार्ट सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं DEY का। ठीक है, DEY का जो फॉर्मूला होगा उसमें हम लोग D जो साइन थीटा लिखे थे उसकी जगह बस कॉस थीटा लिख दूंगा क्या, सॉरी यहाँ पे जो मैंने साइन थीटा लिख दिया है इट विल बी कॉस थीटा। ठीक है, D अगर ये मैं D बोलूं तो इट विल बी D कॉस थीटा। ठीक है, तो DEY मैं D कॉस थीटा बोल दूंगा। अब आप देखिए जब D कॉस थीटा मैंने बोला और ये जो DEY सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसको मैं लिखता हूं KQ, जिसको मैं लैम्डा DL से रिप्लेस कर देता हूं, और यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी आर स्क्वायर की वो D बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर आएगी। ठीक है, ये तो सारी टर्म पॉजिटिव है, और ये कॉस थीटा जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा वो इसके ऊपर जाते ही। राइट, ये जो ऊपर जाएगा यहाँ से इसके ऊपर, वो कॉस थीटा कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए कॉस थीटा एक्यूट में रहेगा जब तक इसके नीचे ये पाई बाय 2 कॉस थीटा 0, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा इस पॉइंट के DQ का, और जैसे ही इसके ऊपर जाएगी कॉस थीटा ऑब्ट्यूज। ठीक है, थीटा ऑब्ट्यूज कॉस थीटा नेगेटिव, तो ये सारी इसकी सारी अपने आप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करने लग जाएगी इस DEY के इंटीग्रल में। राइट,
अब समझ में आया कि थीटा को सेम सेंस में लिखना जरूरी क्यों है, क्यों मैं थीटा 2 से पाई माइनस थीटा 1 तक इंटीग्रेट कर रहा था, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर वाली चीजें नेगेटिव डायरेक्शन में अकोमोडेट करना चालू कर देगा और उसकी वैल्यू जो है वो अपने आप सब्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए थीटा में जब भी आप वेरिएबल लेते हैं थीटा को इंटीग्रेशन में, तो थीटा का सेंस को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, किस सेंस में आप लोगों ने थीटा लिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस चीज में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लंडर होती है, आंसर एकदम ऑपोजिट निकल के आते हैं। राइट, तो आप देखिए मैं यहां से इसको रिप्लेस कर देता हूं के लैम्डा डीएल को मैंने पिछले बार रिप्लेस किया था, आप लोगों को बताया था माइनस डीएक्स से। ठीक है, और डीएल की वैल्यू जो हो गई थी वो आप लोग यहां से देख सकते हैं, इट इज माइनस डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये डीएक्स की वैल्यू थी और डीएल इज माइनस डीएक्स, मतलब डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो बस उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, के लैम्डा डीएल को मैं डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिया, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। इसी का इंटीग्रल लूंगा मैं थीटा 2 से पाई माइनस थीटा 1 तक, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन आ जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इट इज के लैम्डा बाय डी कोसेक स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा थीटा 2 से पाई माइनस थीटा 1, इसका इंटीग्रल साइन थीटा होता है और साइन पाई माइनस थीटा 1 साइन थीटा 1 के बराबर होता है। ठीक है, सीधा इंटीग्रेट करना है आप लोगों को, तो के लैम्डा बाय डी ये आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके सिर्फ रिजल्ट देखेंगे आप आखिरी में, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वाई डायरेक्शन। इट इज ई वाई, करेक्ट है। तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में क्या होती है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे फॉर एन इनफाइनाइट लाइन, उसकी वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, फिर उसको जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहां से वेरीफाई करके देखेंगे कि जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अगर आपको टीचर अच्छे से पढ़ाएगा तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ई वाई आ गया है, के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। तो जहां पे मैंने रिजल्ट लिखा था वहां पे आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ये ई एक्स के साथ साथ ई वाई में लिख देता हूं यहाँ पे, ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। ठीक है, ये आपने जो ई वाई निकाला है ये किस डायरेक्शन में निकाला है, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड निकाला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब ये टर्म पॉजिटिव आती है तो आप वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और ये टर्म अगर नेगेटिव आ गई तो आप वर्टिकली डाउनवर्ड बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, आपने वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो जब ये टर्म पॉजिटिव आएगी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड बोलेंगे, और ये टर्म नेगेटिव आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप वर्टिकली डाउनवर्ड बोलेंगे, फॉर नेगेटिव एंड फॉर दिस इज फॉर पॉजिटिव। ठीक है, और वर्टिकली अपवर्ड मतलब साइन थीटा 1 के तरफ। ठीक है, साइन थीटा 1 के तरफ। ठीक है, कभी कभी लोग इसको इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है, आपको मैं जो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं, नॉर्मली लोग इसके आगे बताते नहीं है, के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 ये लिख दिया तो मैं क्या गलती कर दिया। मान लो गलती कुछ नहीं हुई है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी। अगर आप ये फॉर्मूला याद करके चलते हैं, ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंशनली किस डायरेक्शन में एज्यूम करी है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टुवर्ड्स थीटा 2, थीटा 2। और अगर आपने ये फॉर्मूला लिखा है तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स थीटा 1 मान के चलें। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स थीटा 1 है इन वाई डायरेक्शन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स थीटा 2 है। तो आप दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मैं पहले साइन का फॉर्मूला लिखूंगा उसके टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान के चलिए, आप ऐसा समझ लीजिएगा। राइट, ये चीज पॉजिटिव आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स थीटा 2, और अगर ये चीज पॉजिटिव आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स थीटा 1। ठीक है, तो आप तो बस यही फॉर्मूला याद रखिए, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वर्टिकली अपवर्ड्स हम लोगों ने पॉजिटिव मान के चली है। ठीक है, थीटा 1 कौन सा एंगल है, अपवर्ड एंगल,
जो ऊपर वाला एंड पॉइंट लाइन ऑफ चार्ज का बना रहा है, और थीटा टू नीचे वाला एंगल जो नीचे वाला एंड पॉइंट लाइन ऑफ चार्ज का बना रहा है वो थीटा टू है। ठीक है, EX में तो कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, जहां भी माइनस का साइन है वहां पे ध्यान रखने की बात होती है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन चार्ज के कारण पढ़ाई करी। ठीक है, किसी भी एक लाइन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने देखा, EX की वैल्यू हम लोगों ने k लैम्डा बाय d cos ऑफ थीटा वन प्लस cos ऑफ थीटा टू बोली, और EY की वैल्यू, ठीक है, EY की वैल्यू हम लोगों ने क्या बोली, k लैम्डा बाय d साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। अब यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट डाला था EY में, एज्यूमिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स थीटा वन। देखिए अब हम लोग इनफाइनाइट चार्ज के केस में क्या करते हैं, देखिए इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज अगर रहेगी तो हम लोगों को क्या करना है, ये बात हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है समझ लीजिए, ठीक है, जिसकी ना एंडिंग पता है आपको और ना स्टार्टिंग पता है, ऐसे ये चार्ज जा ही रहा है बस, करेक्ट। तो इस पॉइंट पे किसी भी d डिस्टेंस पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं EX की बात करता हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और यहां पे मैं EY की बात करता हूं। ये EX और EY मैंने बोल दिया। EX के लिए मैं सेम फॉर्मूला लगाया, k लैम्डा बाय d cos थीटा वन प्लस cos थीटा टू। अब मुझे बस d तो पता है, लैम्डा मुझे पता है इसकी चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, k की वैल्यू आप लोगों को पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, और अगर आप वैक्यूम की बात करेंगे तो उस एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक है, इन वैक्यूम। ये सब बातें मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए देखिए, अगर ये इनफाइनाइटली लार्ज लाइन है तो इसके लिए थीटा वन निकालने के लिए इसके पैरेलल बन जाएगी क्या लाइन, ठीक है। अगर ये यहाँ पे एंड होती तो मैं ऐसे बना देता और इस चीज को मैं थीटा वन बोल देता, लेकिन ये तो ऊपर तक जाए जा रही है, मतलब ये दोनों इनफाइनाइट में मीट करेंगे, और इनफाइनाइट में मीट करेंगे मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, जो भी मैं लाइन एंगल बनाने के लिए निकालूंगा। अरे पैरेलल लाइन की यही तो डेफिनेशन होती है, दैट मीट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां से देखिए ये जो है इनफाइनाइट पे मीट करेगी, और यहां से भी मैं एंगल अगर बनाऊंगा ये वाला एंगल, तो इसको मीट करने के लिए मुझे इसके पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लार्ज लाइन है, तो इनफाइनाइट में मिलेंगे तो उसके पैरेलल लाइन हो जाएगी ये। तो यहां से देखिए इस केस में थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अरे दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल 0 होता है भाई, तो वही यहाँ पे डाल दूंगा, और यहां से EX आपके पास आ जाएगा k लैम्डा बाय d मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा वन मतलब cos 0 1 प्लस 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2k लैम्डा बाय d। बहुत आसानी, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज की ही बात करते हैं। देखिए एक्चुअली में कोई भी चार्ज लाइन इनफाइनाइटली लार्ज नहीं होती, इस बारे में बताता हूं क्यों नहीं होती और क्यों हम लोग इनफाइनाइटली लार्ज केस लेके चलते हैं, उसकी मैं आपको अच्छे से फील दिलाऊंगा। उससे पहले हम लोग EY के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जब मैं EY की बात करता हूं तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, k लैम्डा बाय d साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू। अब देखिए थीटा वन और थीटा टू तो 0 है, मैंने अभी आपको बताया दो पैरेलल लाइंस बनती है, तो ये भी 0 और ये भी 0, मतलब EY की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, राइट। EY की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। EX की वैल्यू आपके पास 2k लैम्डा बाय d आया था, और EY की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास 2k लैम्डा बाय d आई थी, और EY की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस चीज को आप लोगों को फिंगर टिप्स में याद होना चाहिए कि ये किस तरह से होता है, कि इनफाइनाइट लाइन में EX और EY क्या होता है। तो इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय d हो जाएगी, और इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। यही चीज अगर नेगेटिवली चार्ज लाइन होती तो क्या होता बताइए, ठीक है, दिमाग लगाइए। अगर ये नेगेटिवली चार्ज लाइन होती तो मैग्नीट्यूड तो यही होता, बस इसकी वैल्यू इधर हो जाती, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में किसके लिए है, फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज, ठीक है। यही नेगेटिव होता तो अट्रैक्शन फोर्स होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाती, ठीक है। तो ये एक पहला आपका इन्फ्रेंस निकाला हमने, एक पहली कंडीशन बताई कि नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होता। अब दूसरी बात,
जो आप लोगों को मुझे बतानी थी कि कोई भी लाइन ऑफ चार्ज इनफाइनाइटली नहीं होता, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बोला। तो फिर इनफाइनाइट किस केस में लेके चलेंगे हम लोग, देखिए किस केस में लेके चलेंगे। सपोज ये कोई फाइनाइट लाइन है एल लेंथ की, ठीक है, चार्ज लाइन है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब मैं बोलता हूं कि इसकी एक डी लेंथ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, डी लेंथ पे, एंड डी इज मच 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 लेस देन एल, ठीक है, डी बहुत छोटा है एल से, मतलब इसके पास ही है। तो आप देखिए यहां से जो आप लाइन बनाएंगे ना, वो इसको कुछ इस तरह से जाके मीट करेगी और ये एंगल 10 to 0 होगा। ये जो थीटा 1 बनेगा ना, इट टेंड्स टू 0 और अगेन इट ऑल्सो टेंड्स टू 0। ये दोनों बहुत दूर जाके मिलेंगे और ये एंगल 0 होगा, क्योंकि ये डी बहुत छोटा है। अरे ये डी बहुत छोटा है भाई, आप वैसे देख लीजिए, साइन थीटा 1 यूज करिए आप, साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू, या फिर tan थीटा 1 यूज करिए आप, ठीक है, tan थीटा 1 देखते हैं। tan थीटा 1 इस ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इट इज d बाय l, राइट, एंड d इज मच 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 लेस देन l, मतलब ये बहुत छोटा है, मतलब ये टेंड टू 0 है, तो थीटा 1 भी टेंड्स टू 0 होता है। इसी केस को हम लोग इनफाइनाइटली लार्ज लाइन बोलते हैं। एक्चुअली में कोई इनफाइनाइटली लार्ज लाइन नहीं होती। अरे इंडिया से कोई एक्सटेंड लाइन होके यूएसए तक थोड़ी जाएगी भाई, इंडिया से एक्सटेंड होके यूएसए तक जाएगी तब बोलेंगे वो इनफाइनाइटली चार्ज लाइन है, बट ऐसा नहीं होता। इनफाइनाइटली चार्ज लाइन का केस कौन सा होता है, जब हम लोग डी को बहुत छोटा मानते हैं, जिस डी पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, मतलब इस लाइन के बहुत पास कैलकुलेशन हो रही होती है, ठीक है, इस लाइन के बहुत पास। सपोज यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात को बोलूं, तो उस पे हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बोल सकते हैं, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो ये वाली बनेगी, ई एक्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को 2k लैम्डा बाय डी बोल दूंगा, और इसके पैरेलल में 0 बोल दूंगा। अब आप देखिए कि पैरेलल में 0 होने का मैं एक कारण और दे सकता हूं, और वो कौन सा कारण है, इस बात को आप लोगों को फील होना जरूरी है, ठीक है। सपोज मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं जो कि बहुत पास है। अब आप देखिए, ठीक है, अब देखिए कि अगर मैं यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं इस डीक्यू चार्ज पार्टिकल की, जो इस लाइन में है, इसकी लाइन में एक डीक्यू चार्ज पार्टिकल है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूं यहां से इस तरह से, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो इसके सेम लेंथ, अगर ये एक्स लेंथ ऊपर है तो इसके एक्स लेंथ नीचे जो दूसरी चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस डीक्यू की, उसकी भी इस डायरेक्शन में होगी क्या, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या, के डीक्यू इंटू आर स्क्वायर, और ये आर लेंथ सेम है क्योंकि ये एक्स सेम है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज सेम ट्रायंगल में दोनों भाई, ये वाला ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सेम है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो इसकी ये जो लेंथ है, जो डिस्टेंस बिटवीन दिस डीक्यू चार्ज पार्टिकल और इस पॉइंट में है, वो सेम है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड सेम हो गया, और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी ये वाला सेम होगा। मतलब वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ये वाला कंपोनेंट आएगा, और इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाला कंपोनेंट आएगा वो ये आएगा। ये दोनों एक दूसरे को हमेशा कैंसल आउट करते रहेंगे अगर आपके पास इनफाइनाइटली चार्ज लाइन है तो, राइट, क्योंकि हम हमेशा किसी भी डीक्यू चार्ज पार्टिकल पे, इसके ऊपर अगर मैं कोई x1 डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल मानूं, तो मुझे इसके नीचे कोई x1 डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल मिल ही जाएगा, जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में कैंसिल कर रहा होगा, राइट। तो वेक्टोरियली सोच के देखिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम और y डायरेक्शन में उसका इंक्लिनेशन भी सेम, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए y डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। इससे एक स्पेशल केस और निकल के आता है, और वो स्पेशल केस ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बोला था वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है क्या, ई वाई की वैल्यू जो मैंने आप लोगों के लिए निकाल के बताई थी, ये वाली वैल्यू ई वाई की वैल्यू, उसमें साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 जब बराबर हो जाए, मतलब उसके मिड पॉइंट में किसी भी फाइनाइट चार्ज लाइन के, ठीक है, ई वाई की वैल्यू मैंने क्या बोली थी, दैट इज के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। अगर थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो गए, मतलब क्या है कि हम लोग इसके मिड पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर ये L लेंथ की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्ज थी तो L बाय 2 पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी तो थीटा 1 थीटा 2 बराबर होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो कॉमन है, tan थीटा 1 इज इक्वल टू डी बाय एल बाय 2, और ये भी L बाय 2 है, ये भी tan थीटा 2 इज इक्वल टू डी बाय एल बाय 2, तो दोनों बराबर हो गए। तो इसके बीचों बीच वाले पॉइंट पे भी y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, राइट।
क्योंकि अगर इस पे मैं इस dq चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो उस dq चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और सेम dq वैल्यू मैं इसकी सेम डिस्टेंस पे यहाँ नीचे बात करूंगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और ये दोनों का y कंपोनेंट सेम होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड अगर E है तो इसकी भी E होगी, DE बोल देता हूं क्योंकि स्मॉल चार्ज के कारण मैं बोल रहा हूं। इसका मैग्नीट्यूड अगर D है तो इसका भी DE होगा, और ये इंक्लिनेशन इस वर्टिकल लाइन से सेम होगा इसका, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये एंगल आप कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा, राइट। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो डी साइन थीटा ये डी साइन थीटा कैंसल आउट कर जाएंगे। तो ये रीजन है, हमने दो बात बताई कि इनफाइनाइटली चार्ज लाइन में जो y कंपोनेंट है ये ऑलवेज कैंसल आउट करेंगे, क्योंकि किसी dq चार्ज की मैं बात करूं जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके ऊपर हमेशा मुझे उसके नीचे उतने ही डिस्टेंस पे एक dq चार्ज मिलेगा जो उसका y कंपोनेंट को कैंसल आउट कर रहा होगा, राइट। और इसी तरह से मैंने फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज में भी बताया कि अगर मैं मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो सिर्फ Ex कंपोनेंट आएगा, Ey कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं dq चार्ज की बात करूं ऊपर तो उसके एक नीचे dq चार्ज मुझे हमेशा मिल जाएगा जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को y डायरेक्शन में कैंसल आउट कर रहा होगा। और यही अगर θ1 θ2 बराबर नहीं होते तो मुझे यहाँ पे देखिए, अगर θ1 θ2 बराबर नहीं होते तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक लाइन ऑफ चार्ज मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अगर θ1 θ2 बराबर नहीं होते, मतलब मैं मिड पॉइंट पे बात नहीं करता, तो इसका Ey कंपोनेंट हमेशा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं इतने पार्ट की, y कंपोनेंट की, तो वो इतना पार्ट तो कैंसिल आउट कर जाएगा। सपोज ये आपका L1 लेंथ है, ये लेंथ, और ये L2 लेंथ है, ये भी L1 लेंथ है मतलब, ठीक है। तो ये L1 लेंथ के जो dq चार्ज पार्टिकल होंगे और इस L1 लेंथ के जो dq चार्ज पार्टिकल होंगे वो सिमेट्रिकली होंगे और वो कैंसिल आउट कर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, राइट। इस dq चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और इतने ही लेंथ पे यहाँ पे इस dq चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब ये दोनों का y कंपोनेंट हमेशा, इसका y कंपोनेंट ये और इसका y कंपोनेंट ये, सिमेट्रिक होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। लेकिन ये नीचे का जो y कंपोनेंट आएगा इस चार्ज का, वो तो हमेशा बच जाएगा, उसको कैंसिल कौन करेगा? इस चार्ज का। दिस कंट्रीब्यूट्स द रिमेनिंग y कंपोनेंट, ठीक है। तो ये बातें भी हम लोगों ने सीख ली, ठीक है। तो इसके कारण एक रिमेनिंग y कंपोनेंट आ जाएगा, राइट। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी था कि y कंपोनेंट नेट किस केस में बचेगा। अगर सिमेट्रिक है उस एक्सिस के अबाउट ऊपर चार्ज और नीचे चार्ज, तो y कंपोनेंट हमेशा कैंसिल आउट होंगे, क्योंकि किसी भी dq चार्ज पार्टिकल के लिए मैं नीचे एक dq चार्ज पार्टिकल उतने ही लेंथ के, उतने ही लेंथ ऊपर और उतना ही लेंथ नीचे एक चार्ज पार्टिकल एसोसिएट कर सकता हूं, जिसकी सिमेट्री के कारण y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगी, राइट। तो ये था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्ज का कंप्लीट ऑपरेशन, ठीक है। पूरा मैंने ऑपरेशन चीर फाड़ कर डाली लाइन ऑफ चार्ज की। इससे बेहतर शायद ही कहीं आप लोगों को इतनी ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस लाइन ऑफ चार्ज की मिले, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही तक करते हैं। आगे हम लोग रिंग ऑफ चार्ज के और डिस्क ऑफ चार्ज के, ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा। अगर नहीं बनता है तो मैं उसके लिए एक नया लेक्चर और बनाऊंगा रिंग ऑफ चार्ज और डिस्क ऑफ चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए उसके सेंटर पे, ठीक है। तो ये लेक्चर सफिशिएंट है आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, राइट। सो थैंक्स for watching. That's all for today. Thank you.